नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को हराया, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हराने वाले सुखलाल कुशवाहा को हराया। जी, हम बात कर रहे हैं सतना लोकसभा क्षेत्र से सांसद गणेश सिंह की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद वीके न्यूज पर। सर, आपने कल कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि सर कोरोना वैक्सीन जब से आई है तब से लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे साइड इफेक्ट होंगे और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपने कल लगवाई है, आपको कैसे महसूस हो रहा है? कोरोना वैक्सीन सबसे पहले भारत की जब से बनी, पूरे दुनिया में उसकी इतनी भयंकर डिमांड है। आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर अभी पार्लियामेंट में रिप्लाई में बता रहे थे कि 72 देशों में लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के टीके जा चुके हैं। हमारे देश में अभी तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि 30 लाख से ज़्यादा एक दिन में कोरोना के टीके लगे। तो ये तो जीवन रक्षक हैं, और अगर इनके बारे में कोई दुष्प्रचार करता है तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों के जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। और मैंने खुद लगवाया है और मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सांसद जी एक नहीं, दो नहीं, 4 बार से सांसद हैं। लेकिन 1995 में जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो एक बात मैंने पढ़ी थी कि सर का 3 बार सरकारी नौकरी में चयन हुआ, लेकिन वो राजनीति में इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वो सलामी देना नहीं चाहते थे, सलामी लेना चाहते थे। तो क्या ये बात सच सर है? ये बात सही है कि जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था उस समय पर मेरी नौकरी लगी तो मेरा नौकरी करने का कोई इरादा था नहीं, समाज सेवा करने का इरादा था जी। और इसीलिए समाज सेवा को ही मैंने चुना। पढ़ाई पूरी किया, एमए किया, एलएलबी किया, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा। लेकिन मैं पहले से ही तय कर लिया था कि समाज सेवा ही करना है और इसलिए ये रास्ते पर आ गया। सर, आप सांसद के तौर पर हैं, लेकिन आप किसान भी हैं और किसान आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है। 100 दिन से ज़्यादा हो गया है। सरकार ने 3 कृषि बिल लाए। सर, आप किसान हैं, आप इन 3 बिलों को कैसे देखते हैं? क्या ये किसान विरोधी बिल है? देश के आज़ादी के 70 वर्ष के बाद पहली बार तो किसानों को इन कानूनों के चलते आज़ादी मिली है अपनी फसल को बेचने की, अपने फसल का खुद दाम तय करने का। भारत देश के इतिहास में अभी तक बहुत सारी सरकारें बनी, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना मूलभूत परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुआ, आज तक कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। कृषि क्षेत्र को कभी सरकार ने अपने एजेंडे में लिया ही नहीं, राज्य का विषय कह करके छोड़ देते थे। लेकिन पहली बार कृषि कानून बना करके उन्होंने किसानों को मंडी में जो अड़तियाँ होते थे, मंडी में जो दलाली होती थी, उससे किसानों को मुक्ति दिलाया, पहला काम। दूसरा काम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया। तीसरा, भंडारण की सुविधा बढ़ाया। चूँकि आज हमारी लाखों टन हमारा अनाज सड़ रहा है, सरकार खरीदी करती है, लेकिन उस अनाज को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे। हम अनाज को अन्न देवता कहते हैं और जब वो बेकार होता है, ख़राब होता है, तो बहुत मन में पीड़ा होती है। तो हमारी इन तीनों कानूनों के चलते और किसानों को उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। सरकार तो कह रही है पहली बार किसानों को फसल का बीमा मिला, पहली बार किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिला, पहली बार किसानों के जो यूरिया खाद थी उसको नीम कोटेड करके कालाबाजारी से बचाया, पहली बार किसानों की मिट्टी का परीक्षण शुरू हुआ, पहली बार किसानों को नई तकनीकी खेती करने के लिए कृषि औजारों में, सिंचाई सुविधाओं में, माइक्रो इरिगेशन में बहुत सारी सहायता मिलने का काम हुआ। मैं मानता हूँ कि ये एग्रीकल्चर में इससे बड़ा रिफॉर्म आज तक कभी हुआ नहीं। जहाँ तक लोग कहते हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, मंडी कतई बंद नहीं होने वाली, मंडी यथावत काम करेंगी। चूँकि राज्य की मंडियाँ हैं और अभी 1000 से ज़्यादा मंडियाँ ई मंडी में शामिल हो गई, विश्व की बाज़ार के साथ जुड़ गई हों। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी की बात हो रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, अभी कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 8 महीने लगातार 5-5 किलो अनाज हमने जो दिया, हमारी सरकार ने जो दिया, तो कहाँ से दिया? अगर हम एमएसपी में खरीदे नहीं होते तो कहाँ से लाते? भविष्य में भी पीडीएस सिस्टम जो चल रहा है देश में, पीडीएस सिस्टम में जो हम सस्ता अनाज दे रहे हैं वो तो हम एमएसपी पे खरीद कर नहीं दे रहे हैं। तो वो सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला है, एमएसपी चलती रहेगी, मंडियां चलती रहेंगी। ये तो दुष्प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विश्व में छवि है, उस छवि में कैसे
खोट लगाया जाए, कैसे उनको कहा जाए कि उनके देश में सब ठीक नहीं चल रहा। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। उसी तरह से जैसे सीए कानून बनाने के बाद हुआ था, ठीक उसी तरह से कृषि कानून बनाने के बाद हुआ। और हमारी सरकार लगातार पूछ रही है, आप बताइए कि किन तीनों कानूनों में कौन सा क्लाज ऐसा है जो किसानों के हित में नहीं है। आज तक कोई किसान संगठन नहीं बता पाए। 11 बार किसान संगठनों से बातचीत हुआ। संसद में हमारे कृषि मंत्री ने पूछा विपक्ष के लोगों से कि आप एक भी चीज़ ऐसी बता दीजिए जिसको हम सुधार कर दें, हमें बताइए। कोई नहीं बता पाए। बस कानून ख़त्म करो, कानून ख़त्म करो। ये संसद बनी है कानून बनाने के लिए, और संसद में बहुमत आया है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। तो हम देश के सुधार के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए तो देश आज तेज गति से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया में प्रशंसा हो रही। अब अकेले कोविड में जितना दूरगामी अच्छे परिणाम हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता के कारण जो निर्णय हुए थे मिला है, अद्भुत है। पूरा दुनिया प्रशंसा कर रही है। ये तो आश्चर्यजनक है कि कभी हम तो कटोरा लेके दुनिया के देशों में जाते थे, आज हम देनदार हो गए। हमने कोरोना वैक्सीन उनको उपलब्ध कराई, हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन उस समय पर उपलब्ध कराई थी 100-150 देशों को। तो ये तो अद्भुत काम हुआ था। और जो हमारे पास तो एक पीपीई की किट नहीं था, हमारे पास ये वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन लगा करके उस बीच का अवसर का लाभ उठा करके देश में सारी व्यवस्थाएं हमने बना दिया पूरी तरह से। और आज बेहतर से बेहतर हमारे देश में हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। और निरंतर अभी भी काम चालू है। निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया और एक ऐसा संदेश दिया कि हमारा जो देश में जो लोग हैं, पहले उनके जीवन की रक्षा पहला काम है। तो देश और देश के लोगों में के रहने वाले लोगों का जीवन की रक्षा, तो वो काम किया और बेहतर ढंग से किया और अच्छे से कर रहे हैं। दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। सर, देश में आजकल चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, बीजेपी खूब जोर लगा रही है बंगाल में। लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे आया है एक मीडिया संस्थान का कि जिसमें बीजेपी थोड़ा पीछे है। अभी वो बीजेपी बहुमत नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी बंगाल पूरा फतेह कर पाएगी या बहुमत से थोड़ा पीछे हट जाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछले जो 4-5 साल से काम किया है, उसी के बदौलत आज हमारे 18 लोकसभा के सांसद हैं। जो वातावरण पश्चिम बंगाल का आज देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए कि जो पश्चिम बंगाल का विकास होना चाहिए, पहले तो कम्युनिस्ट वालों ने कुछ नहीं किया, फिर इसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई, उनसे उम्मीद थी लोगों की, वो भी नहीं किया उन्होंने। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में 200 से ज़्यादा विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम चूँकि अकेले वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ हम अकेले मोर्चे में हैं और वहाँ हमसे ही सारे लोग लड़ रहे हैं, हमसे ही सारे लोग लड़ रहे हैं। और इसलिए पूरा विश्वास है कि 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी ये प्राथमिक सर्वेक्षण है, अभी मतदान शुरू कहाँ हुआ, मतदान होने दीजिए। एक करंट है वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, चलो पलटाई, जैसे त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा चुनाव में मैं गया था, तो मैं जब एयरपोर्ट में उतरा तो मैं जाने लगा तो एक टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी वाले से मैंने पूछा कि क्या माहौल है, तो बोले चलो पलटाई चल रहा है। तो मैंने पूछा चलो पलटाई मीन्स क्या है, ये बंगाली भाषा है। तो बोले कि इस सत्ता को बदलना है। ठीक उसी तरह से मैं इस बार पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूँ, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई, ये नारा घर घर में पहुँच चुका है और परिवर्तन सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आजकल व्हील चेयर में रोड शो कर रही हैं और काफ़ी भीड़ भी आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी की रणनीति के चक्कर में बीजेपी फेल हो जाएगी? दीदी को जो चोट लगी है उनकी अपनी कार में लगी है, और स्वाभाविक हम लोग भी सब कोई कार में चलते हैं। भीड़ भाड़ में कभी कभी हाथ कभी फंसा रह जाता है, कभी पाँव फंस गया और उसमें फाटक लग जाने के कारण उसको उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो इस तरह जो उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक उसका रूप दिया ये उचित नहीं है। और बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कोई सम्मान करता है उनका। और ठीक है, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? भाई आपने 10 साल काम किया है तो जनता का विश्वास अगर आपके साथ होगा तो आपको बहुमत भी साथ मिलेगा। और नहीं तो इस तरह से तब तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलना, कभी गृहमंत्री जी के बारे में बोला हम घुसने नहीं देंगे। अरे ये पश्चिम बंगाल कोई भारत से बाहर है क्या? भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही हमारा अपना राज्य है। और पश्चिम बंगाल का योगदान जो है आज़ादी में, साहित्य में, व्यापार में, विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसको कैसे भुला सकते हैं? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो जन्म स्थान है, जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता है, जिन्होंने इस पार्टी की रचना की, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। और वो वहाँ पर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को नहीं आने देंगे, हम गृहमंत्री जी को नहीं घुसने देंगे। ये तो उचित नहीं है ना। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला कराया आपने, कहाँ तक ये उचित है?
भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार पर आपने पथराव कराया, उन पर हमला कराया, ये कहाँ उचित है, कितना उचित है? 103 कार्यकर्ता हमारे मारे जा चुके हैं वहाँ। उनको थोड़ी सी चोट लगी तो बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन हमारे 103 कार्यकर्ता जिनका कत्ल हुआ है और सब प्रमाणित है, तो वो तब उस समय पर ममता जी को कोई पीड़ा नहीं आई। सत्येंद्र शर्मा गैलरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन 2018 में यह सिलसिला टूट गया। हालांकि उपचुनाव के बाद उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता के मन में अब शिवराज सिंह की जो चेहरा है वो पुराना बन गया? अब मध्य प्रदेश की जनता कुछ नया चेहरा देखना चाहती है। देखिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय अगर कोई चेहरा है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही है। 2018 हो या इसके पहले 2013 का चुनाव हो, चाहे 2009 का चुनाव हो, आप सारे चुनाव को आपने देखा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और बहुमत के साथ जीते। इस बार थोड़ा सा कुछ इलाकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई, इसमें कोई शक नहीं, और वो था अपने चंबल और ग्वालियर संभाग में। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने जिस तरह से कैंपेन किया था वो किया था कि हम वहाँ पर ज्योतिरादित्य का नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और लोगों को लगा कि हमारे क्षेत्र का महाराज का बेटा है, अगर वो चुनाव मैदान में आगे जा रहा है तो उनको देख करके बहुमत उनके पक्ष में गया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस ने धोखा किया उनके साथ, और फिर अंततः वो बीजेपी में आए और हमारी सरकार बनाए। ये बिल्कुल सब सही है, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुए अभी, इन बाई इलेक्शनों में जो चेहरा था वो शिवराज सिंह चौहान का था। एक तरफ कमलनाथ जी का चेहरा था, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का था। तो शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे को लोगों ने चुना। हमें तो 7-8 की ज़रूरत थी, लेकिन हमें मिले 18-19 से। तो ये क्यों मिले? इसीलिए मिले कि शिवराज जी की लोकप्रियता आज भी कायम है, कल भी रहने वाली है। उनसे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता हमारे पास मध्य प्रदेश में नहीं। सर, आपने बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मैं उन्हीं के विषय पे बात करना चाहूँगा कि अब शिवराज सिंह चौहान के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और ये हमारा जो संगठन है ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ताओं का चयन होता है, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं कि हम बड़े घर से आए हैं तो इसलिए हमारा हो जाएगा, हम बहुत गरीब घर से आए इसलिए हमारा नहीं होगा। कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, और समय समय पर हम कई उदाहरण सामने आए हैं। अभी उत्तराखंड में देखें, एक साधारण से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, साधारण थे, हम हमारे साथ सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो जो पोस्टर लगाने वाला है वो देश के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर गृह मंत्री बन जाते हैं, चाय बेचने वाले के बेटे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ से आए सबको मालूम है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ता के काम के आधार पर उसका आकलन करती है, उसको उपयुक्त स्थान पर अवसर देती है। और मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य जी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बहुत ही संजीदगी के व्यक्ति हैं। वो नाम बदलने से विकास होगा, क्या नाम बदलना सही है? देखिए, इस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कि जो सांस्कृतिक स्थान है, जिनका एक सांस्कृतिक महत्व था, राष्ट्रीय महत्व था, और वहाँ आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है अगर कोई, चूँकि नर्मदा एक आस्था की जगह है हमारे देश में, और निश्चित तौर पर लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया को अपनी माँ की तरह मानते हैं, अपनी देवी मानते हैं। और चूँकि नर्मदापुरम अगर नाम होशंगाबाद का रखा जा रहा है, चूँकि बहुत बड़ा स्थान है वहाँ, तो मुझे लगता है गलत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो सम्मान है और एक आस्था का नाम है वो, और उसको होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को सद्दाम, गद्दाफी, तानाशाह से एकदम तुलना कर दी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी सच में तानाशाह हैं? क्या कभी आप पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दबाव डालने की कोशिश की? 55-60 साल तक लगातार कांग्रेस का राज रहा इस देश में आज़ादी के बाद। आज उस पार्टी की स्थिति हो गई कि आज उनकी पार्टी का पूरा जनाधार खत्म हो चुका है। अब ये बात तो सबसे ज़्यादा अगर सोचना चाहिए तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी इस बात को नहीं सोच रहे, वो जानते हैं कि ज़मीन में हमारा कुछ बचा नहीं है, हमारा जनाधार खत्म हो चुका है। तो अब क्या कहेंगे वो कि जिसको लोकतंत्र में बहुमत मिलता है तो उनकी सद्दाम और उनसे पता नहीं किसके साथ तुलना कर रहे हैं आप। ये तो लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई प्रमोटेड व्यक्ति नहीं है, उनको देश की जनता ने दोबारा चुना है, पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ चुना हुआ है। और अभी तक जो कोरोना काल के बाद भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए, ये लोग तमाम दुष्प्रचार करते रह गए, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी सब जगह अपना परचम लहराती चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो हम कुछ राज्यों में सीमित थे, आज हम पूरे देश के सभी राज्यों में पहुंच गए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। कौन सी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया हो?
और ये इस बात की घबराहट है कांग्रेस को कि हमारा तो पूरा आधार खत्म हो रहा है। इस वजह से वो कभी किसी के साथ तुलना करते हैं मोदी जी की, कभी किसी के साथ करते हैं। वही राहुल गांधी कहते थे ये तो सूट बूट का आदमी है, ये सरकार कैसे चलाएगा, ये तो चाय बेचने वाले का बेटा है, ये सरकार कैसे चलाएगा। तो इस तरह की भाषा बोलने वाले ये राहुल गांधी जी अपना समय समय पर बोलते रहते हैं, लेकिन हर कोई समझ गया कि राहुल गांधी मतलब कोई नॉन सीरियस। अब ये स्थिति हो चुकी, कुछ भी बोलते हो। और अभी देखें उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को क्या कह दिया दक्षिण में जाकर के, भाई एक बार अगर आप हार गए वहाँ से अमेठी से, रायबरेली से, तो आप दोबारा वहाँ चले गए केरल चले गए, तब यहाँ के लोग बेकार हो गए। आपको भूल गए साहब कि आपके नाना जी, आपके दादी जी, ये सब यहीं से यूपी से चुनाव जीत करके गए थे। और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो यहाँ के लोग बेकार हो जाते हैं, और जहाँ चुनाव आप जीत जाते हैं वहाँ के लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं आप, कभी भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्रवाद के आधार पर, इस तरह से भाषा करके आप तो गलत काम कर रहे हो खुद ही, और इसलिए उनकी पार्टी की दुर्गति होती जा रही है। अब बताइए, गुलाम नबी आज़ाद जैसा उनका नेता जो राज्यसभा में नेता रहे हों, और उस आदमी को किस तरह से जब विदाई समारोह में किस तरह से अपने दुख को व्यक्त करते हुए गए, तो उनको ध्यान में नहीं आया। अब अभी ज्योतिरादित्य के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो तो बैक बेंचर हो गए। अरे भैया, जब आपके साथ थे तब आपने उनको फ्रंट बेंच में क्यों नहीं लाए? इतने दिन बाद याद आई आपको? तो पहले तो मिलने का समय नहीं था आपके पास। और अब आप जिस तरह से आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि इससे कांग्रेस खड़ी होने वाली नहीं है। अभी केरल में इनके बहुत बड़े नेता थे और वो छोड़ के चले गए। वो उससे बड़ा नेता कोई था नहीं, पीसी चाको बड़ा नेता था। और मैं तो जब 2004 में पहली बार लोकसभा में आया था तो मैं पीसी चाको के साथ एक कमेटी में था। मैं देखा बहुत विद्वान आदमी है, और वो आदमी आज दुखी होकर के बैठ गया। तो ये तो स्थिति इनकी, जिस राज्य में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, वहाँ पर कांग्रेस को ये तोड़ करके लौटेंगे। यही हाल है इनका, यही विशेषता है राहुल गांधी जी की, और ये करते रहे। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। सर, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन सा बड़ा चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ? भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने महत्वपूर्ण काम इस देश में हुए हैं जो कभी नहीं हो सकते थे, इतिहास में संभव नहीं था, वो सारे काम हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी और नेतृत्व पर विचार करना, मैं समझता हूँ, ये उचित नहीं होगा। सर, आप खैर सवालों से बच रहे हैं, कोई बात नहीं। सर, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, सर अभी आप उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दक्षिण भारत में जाना चाहेंगे। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में कहाँ ऐसी जगह होगी जहाँ भाजपा की सरकार होगी? क्या तमिलनाडु में भाजपा आएगी, क्या केरल में आएगी? देखिए, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले कर्नाटक में हमने राज किया जी। धीरे धीरे हमारा विस्तार अब केरल में हो रहा है, पुडुचेरी में भी हो रहा, हमारा तमिलनाडु में भी हो रहा, सब जगह हो रहा। और एक साथ हमारा काम लगातार चालू है। पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारा क्या था पहले, आज देखिए जगह जगह हमारी सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो काम करती है, काम के दम पर सरकार बनाती है। कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, बूथ स्तर पर हम काम करते हैं। हमारी जब बूथ स्तर की पूरी तैयारी हो जाएगी तो हम, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे केरल हो, हम वहाँ पर कब्जा करेंगे, पक्का कब्जा करेंगे। कोई रोक नहीं सकता हमको, इसलिए कि हम कार्यक्रमों के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं। हमने तो कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक पार्टी को चलाया है। हमारा एक राष्ट्रीय एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर के हम वहाँ जाते हैं और वहाँ हम लोगों का विश्वास जीतते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बनाते हैं, उनके बीच में हम विस्तार करते हैं और उसके आधार पर हम सरकार भी बनाते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, तमिलनाडु में हमें जाने में, केरल में पहुँचने में, पुडुचेरी में पहुँचने में, लेकिन हम पहुँचेंगे जरूर, ये वादा है। सर, 4 साल का कार्यकाल एक बहुत बड़ा मतलब टाइम पीरियड होता है। सतना में ऐसा एक कौन सा काम है जिसे आप नहीं कर पाए और आप करना चाहेंगे? कोई ऐसा काम जिसे आप नहीं कर पाए? 2000 जब हम 1995 में सतना आए थे और जिला पंचायत के सदस्य पहली बार बने थे, तब हमने अपने ज़िले के गांव को देखा था। हमारा ज़िला बहुत पीछे था। उस ज़िले को कैसे हम आगे लाएं, कैसे विकास के सारे काम करें, बुनियादी सुविधाएं लोगों को कैसे दें, इस दिशा पे हमने काम शुरू किया था। और आज मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए कि आज हम बुनियादी सुविधाओं से ऊपर उठ चुके हैं। हम जगह जगह पर सारी सुविधाएं बढ़ा चुके हैं। रोड कनेक्टिविटी, पीने का पानी और सिंचाई का पानी, बिजली की उपलब्धता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सारी जगहों में हमने बहुत उपलब्धियां हमारी है। ये बात सही है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है हमको,
लेकिन उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, इन सब को हमने काम किया, चाहे NH हो, चाहे रेलवे हो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ, मेडिकल कॉलेज ले गए। स्मार्ट सिटी नहीं थी, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम। बाणसागर का पानी नहीं था, बाणसागर का पानी लाए। बरगी का पानी हम लाने की तैयारी में है। और हमारी आज ही बैठक थी मुख्यमंत्री जी के साथ भोपाल में, लेकिन आज हमारे यहाँ व्हिप था पार्टी का लोकसभा में, इस वजह से आज वो मीटिंग कैंसिल की। आगे फिर करेंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि हम अपने ज़िले को बेहतर से बेहतर ज़िला बनाएं। और बरगी का पानी अभी फ़िलहाल हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सलीमनाबाद में जो सुरंग बन रही है 12 किलोमीटर अंदर की, उसमें अभी 5.5 किलोमीटर का काम हुआ है, बाकी शेष काम बचा है। उसको किस मेथड पर कितना जल्दी कर सकते हैं अपन, उस दिशा में आगे जा कर के हम लोग काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो हमारे आने के बाद हमारा 2/3 से बड़ा हिस्सा ज़िले के हम किसानों के खेतों में पानी पहुंचा चुके होंगे। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हम माइक्रो सिंचाई योजना के माध्यम से करने वाले हैं। अभी हम घर घर में पानी पीने का पहुँचाना है, और हमारी बाणसागर की एक स्कीम 5 विकास खंडों में काम कर रही है पाइपलाइन से। वो पूरा सब जगह काम चल रहा है, और 2 साल के भीतर भीतर हम लोगों को घरों में पानी पहुँचा देंगे। 3 विकासखंड जो हमारे और बच गए थे, उसमें सोहाबल, मझगमा और नागौद, इन तीनों को हमने एक दूसरी योजना के साथ जोड़ दिया है, जिसमें रीवा और सीधी को भी साथ में जोड़ा है। 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बाणसागर का पानी हम घर घर में पीने के लिए पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हमने बाणसागर के पानी से ही माइक्रो सिंचाई योजना रामनगर क्षेत्र में चालू कर रहे हैं। पाइपलाइन हमारा पूरा पड़ चुका है, और इसी तरह से बदेरा के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी हम माइक्रो सिंचाई योजना से 200 गाँव में हम पानी पहुँचाने का काम सिंचाई का भी करने वाले हैं। तो इस दिशा में हमारा सभी क्षेत्रों में लगातार निरंतर काम चल रहा है। सर, सतना में आपके विरोधी भी होंगे जाहिर तौर पर, जो आपको हटाना चाहेंगे, तो आप अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? आप 4 साल से हैं, तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो आपकी जगह पर आएँ, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका प्रश्न किसके लिए है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कोई भी मेरा विरोधी नहीं है, और मेरे सब सहयोगी हैं। सबके सहयोग से हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबका उसमें भागीदारी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष तो स्वाभाविक वो चाहेगा कि भाई हम क्यों रहें, वो अपने आप को अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ, मैंने बड़ी लाइन खींची, अगर इससे बड़ी लाइन आप खींच सकते हो तो आ जाओ, मैं स्वागत करूँगा। सर, नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं, आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन आजकल उन्होंने नई मांग रख दी है विंध्य प्रदेश की। तो मैं जानना चाहता हूं कि सतना के सांसद गणेश सिंह इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या विंध्य प्रदेश होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश से अलग एक विंध्य प्रदेश की मांग सही है? सबसे पहला सवाल तो है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य योजना है, हमारा एक प्लान है। उस प्लान पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी हो, सब उसी लाइन पर हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है कि हमें राज्य का बंटवारा करना है। भारतीय जनता पार्टी का जब एजेंडा होगा कि हमें छोटे राज्य बनाने हैं, तो उस दिशा में हर कोई काम करेगा। आज वर्तमान समय पर ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद वैसे भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा बचा नहीं है, और बुंदेलखंड अलग है, महाकौशल अलग है, विंध्य अलग है, मालवा अलग है, मध्य भारत अलग है। ऐसा करके मध्य प्रदेश की ताकत को कमज़ोर करना अभी उचित समय नहीं है, और ना ही कोई ऐसा अभी वो है कि कोई प्लान है, और ना कोई ऐसा कोई व्यूह रचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और वो मामला अगर वो उठा रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत विषय है। एक बड़े किसान नेता राकेश टिकैत आजकल बंगाल की यात्रा पर हैं। वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, ये दर्शकों से और अपनी जनता से अपील कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी का जो नारा है राम मंदिर, और जो राम का नारा है, क्या वो सक्सेस होगा बंगाल में? देखिए, अभी किसान संगठनों ने जिस तरह से ये एक घोषणा किया है कि 5 राज्यों के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, और वो उस दिशा में पश्चिम बंगाल गए थे। देखिए, उनका अपना एजेंडा है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देश में बड़ी संख्या में किसान हैं, देश में करोड़ों की संख्या में किसान हैं। कुछ क्षेत्र में, कुछ स्थानों में कुछ किसानों को संगठित करके पूरा देश का किसान उनके साथ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और जब से किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच में कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, म्युनिसिपल के चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सब जगह चुनाव हुए हैं। वहाँ हम जीते हैं, पंचायतों के चुनाव जीते हैं, तो क्या वहाँ किसान नहीं थे क्या? तो ये देखिए, उनका अपना एजेंडा है। और मैं कहता हूँ कि ये एक दुष्प्रचार के भाव से लेकर के मोदी जी की को बदनाम करने की दृष्टि से, मोदी जी की सरकार की आलोचना करने की दृष्टि से, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप करिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए।
आप देश के किसान तथ्य जानते हैं। अभी बताइए, लगभग 300 हमारी किसान रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। कल रेल मंत्री जी पार्लियामेंट में रिप्लाई दे रहे थे और उसमें लाखों मीट्रिक टन किसानों की सब्जी, किसानों का फूल, किसानों का फल, किसानों का अनाज और किसानों का मिल्क प्रोडक्ट, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। ये कैसे जा रहा है? ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जा रहा है। उसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट किसान है। तो ये सब सारी सुविधाएं जो हैं, तो क्या वो किसानों को लाभ मिल रहा? क्या अभी इसमें जो छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनको अभी तक बड़ी मात्रा में इन तीनों कानून आने के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कानून में रोक लगा रखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन किसानों को फायदा मिलना शुरू हो गया। तो ये अकेले राकेश टिकैत जी किसानों के मालिक नहीं हैं, किसान नेता है, इसमें दो राय नहीं। मैं मानता हूं कि किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों की बात करते हैं, वो कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। आज मैं पूछना चाहता हूं, उन्हीं से पूछता हूं मैं, स्वामीनाथन आयोग की कौन सी सिफारिश को मोदी जी की सरकार ने लागू नहीं किया? समर्थन मूल्य जो आज लागत खर्च का 1.5 गुना दाम हुआ है, वो क्यों हुआ? ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया। कांग्रेस ने अपने समय पर कभी नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया था कांग्रेस ने। और ये तो हमारी सरकार आई तब हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, हुबहू लागू किया। ये फसल बीमा किसकी योजना थी? उन्हीं की सिफारिश थी। ये मिट्टी का परीक्षण किसकी योजना थी? उनकी सिफारिश थी। किसानों को सम्मान मिले, ये किसकी योजना थी? उन्हीं की तो थी। समर्थन मूल्य बढ़े, किसकी थी? आज समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, हर सीजन में, रबी में, खरीफ में, दोनों में बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? यही तो कहते थे स्वामीनाथन, वही तो हम कर रहे हैं। तो हम कहाँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू नहीं किए और किसान संगठनों की बात कहाँ नहीं मानी? अगर हमें बात नहीं करना होता तो 11 दौर की बातचीत हुई, देश के सारे किसान संगठन आए, बातचीत हो रही है लगातार, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप बैठे हैं, बिना निष्कर्ष से आप चले जाते हैं। कोई आज तक इतिहास में ऐसा किसी ने सुना किसी भी आंदोलन में 11 बार लगातार केंद्र सरकार बैठ करके बातचीत करे और रास्ता ना निकले? तो ये तो खुद नहीं निकालना चाहते। हम कहते हैं कोई अगर कमी है तो आप बताओ, हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं, वो भी नहीं बता रहे। तो इस तरह का किसान संगठन चलाना मैं समझता हूं कि ये तो लोगों को गुमराह करने जैसा है। सर, बंगाल में दीदी कह रही हैं खेला होगा, ये खेल क्या है आखिर? जैसा उनका काम है। पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी तो वो गुंडा राज चलाते थे, फिर उसके बाद जब ये आए तो उन्हीं के लोग उन्हीं के यहाँ चले गए तृणमूल के साथ, तो गुंडा राज चलता रहा। खुलेआम सड़क पर दहशत पैदा करना, विरोध के कार्यकर्ताओं को मृत्युदंड दे देना, उनके साथ मारपीट करना, उनके घर में आग लगवा देना, उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना, महिलाओं की बेइज्जती करना, उनका धंधा रोजगार बंद कराना, अनावश्यक जेल भिजवा देना, यही काम था उनका, यही खेला है उनका। और ये खेला भारतीय जनता पार्टी में चलता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक सरकार चलाती है और हम तो कानून का राज चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई खेला मेला नहीं चलता और वो ममता जी का खेला बंद होने वाला है और इसी लोभड़ बढ़ा रही है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को हराया, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सुखलाल कुशवाहा को आपने हराया, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया था। सर, आप इतने 4 सालों से 4 टर्म से हैं, तो सर क्या आप मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग चुनाव मेरे सामने लड़े, मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो जो राजनीति का उनका आधार है वो सब हवा में है, दिखावा है, वो धरातल का नहीं है। अगर धरातल के नेता होते तो अपनी विधानसभा चुरहट नहीं हारते, अपनी लोकसभा सीधी नहीं हारते। सतना तो खैर उनकी जगह है ही नहीं, कभी रहने वाली भी नहीं, उनके पिताजी की भी नहीं रही। एक बार गलती से जीत गए थे, दोबारा लड़े तो हार गए। तो उनकी जगह ही नहीं है। जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने राजनीति की, जहाँ उनका काम है, जहाँ वहाँ जब वो जनता ने नकार दिया तो समझ लेना चाहिए कि उनकी अब कितना आधार बचा हुआ। मध्य प्रदेश में कहीं कोई जगह नहीं बची इनकी, इसलिए। और जहाँ तक सवाल मेरे मंत्रिमंडल में आने का नहीं आने का, ये मेरी पार्टी तय करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हमारी पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी देती है, जो देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीके न्यूज़ से बात करने के लिए। ओके। ये थे हमारे साथ सतना के सांसद गणेश सिंह, जिन्होंने कृषि बिल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बंगाल चुनाव तक अपनी राय बेबाकी से रखी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।